आज हमारे साथ श्री महेश तिवारी जी हैं, जो कि भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रहे हुए हैं। आपकी राजनीतिक विषयों में बहुत अच्छी समझ है और आजकल मानसून सेशन चल रहा है और मुझे लग ये रहा है कि ये मानसून सेशन जैसे पिछले मानसून सेशन हुए हैं और बहुत सारे सेशंस हुए हैं जिसमें कि कोई विधायी काम नहीं हो पाया और बाद में लास्ट 2 दिन में जितने ज़रूरी काम होते हैं वो निपटा के सेशन समाप्त हो जाता है। आपका स्वागत है। नमस्कार। एक तो सर ये बताइए कि ये जैसे मानसून सेशन है अगस्त 27 तक चलेगा। अभी तक इसमें एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हुई, एजेंडा विपक्ष का था, लेकिन उसकी परिणति जो हुई है वो सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में हुई है और बहुत ज़्यादा आजकल ऊधम मचाया जा रहा है। जो हमारा एक स्पेशल ड्राइव चला रखी है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको से SIR, तो सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा। और राहुल जी ने तो कमाल कर दिया कल, जब उन्होंने ये कहा कि हम जो इलेक्शंस के लोग हैं इन सब पर चाहें ये लोग रिटायर हो जाएंगे तब भी एक्शन लेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कुछ दिनों से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ और जो मैंने पार्लियामेंट में देखा है कई सालों से, ये विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं, ये तभी तक बहुत सक्सेसफुल होते हैं जब तक इनके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। ओके। और जैसे ही डिस्कशन होता है और उनका जवाब मिलता है, तो ये हवा विपक्ष निकल या जाती तो है। वॉकआउट करते हैं या फिर सड़क पे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इसके लिए बहुत ही घातक है। भाई, पार्लियामेंट इसलिए बनी है कि आप डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए और एक राय पे पहुंचिए कि भाई इसके ऊपर ये निष्कर्ष निकल रहा है। कोई मुद्दा सड़क पे एक पक्षीय ढंग से उठाना और जनता के सामने पेश करना, ये सही नहीं होता है जबकि सदन चल रहा हो। आप वो देखते होंगे कि तमाम ऐसे मुद्दे होते थे जिनके ऊपर सरकार बयान जारी करती थी, तो विपक्ष कहता था नहीं, ये आपको सदन में रखने चाहिए थे, इसलिए कि वो भी उसके ऊपर अपना कुछ प्रतिपक्ष भी वक्तव्य दे सके। लेकिन अब क्या होता है कि विपक्ष मुद्दा तो उठाता है लेकिन बहस से दूर भागता है, हम्म। जो कि ये स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी SIR वाला ये चल रहा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का, अब ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या है कि जो सेक्शन 21 है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, उसमें ऑलरेडी ये मैंडेटेड है, दिया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ये ड्यूटी बाउंड है कि आप इसका टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। लेकिन सर इसमें ये हो रहा है कि पहला रिवीजन जो हुआ था 2003 में हुआ था। अब इनका कहना ये है कि आप जब बिहार का इलेक्शन होने वाला है या इससे पहले महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, इससे पहले आपका कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, तो जो विपक्ष ये लगाता है कि जो EC है, इलेक्शन कमीशन है, वो जब इलेक्शन होने वाला होता है तभी क्यों रिवीजन करता है? देखो, इलेक्शन कमीशन के पास में मशीनरी क्या होती है, पहले ये समझना चाहिए कि आप जो भी काम होता है इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें किसकी ड्यूटी लगाते हैं? प्राइमरी स्कूल की, टीचर्स की, इन सब लोगों की। अच्छा, उनकी मई जून के महीने में छुट्टियां होती हैं, तो एक तो मई जून का महीना, जुलाई का महीना बहुत सूट करता है उनके लिए कि जब वो शिक्षा का कार्य नहीं चल रहा होता है तो उनको आप उसमें लगा देते हैं, तो वो करते रहते हैं इसी तरह से। और दूसरे अधिकारी भी आ जाते हैं, वॉलंटियर वगैरह भी आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिवीजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक तो जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम रोल से हटें, जो लोग जगह छोड़ करके जा चुके हैं, माइग्रेशन हो चुका है, उनका नाम हटे।
तीसरा, जिन लोगों ने कहीं और रोल करा लिया है कि जिससे कि डबल उनकी जगह पे वो ना हो, वो तो उनका नाम हटे। चौथा ये कि भाई कि जो नए वोटर्स आ गए हैं उनको ऐड उनको किया। भी ऐड किया जाए। अच्छा, एक और स्थिति इसमें जुड़ गई है। अभी क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि बिहार, बंगाल, आसाम, इन एरियाज में डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। कि जो वातावरण बना है पड़ोसी देशों में, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार में, तो तमाम लोग जो हैं माइग्रेट होकर के आए। और चूंकि वो बांग्ला बोलते हैं तो लोगों की थोड़ा सेंसिटिविटी होती है और इसको मामले को पॉलिटिसाइज कर देते हैं कि आप बांग्ला स्पीकिंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए जितने पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डेमोग्राफिक चेंजेस आ गए, तो वो ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो वो जो रिवीजन है उसमें ऐसे लोगों के भी नाम कटने का अंदेशा है। तो जिसको लेकर के अब जिनको इन लोगों को कुछ पार्टियां तथा कथित वोटर्स मानती हैं, कुछ लोगों ने तो बड़े ही एग्रेसिव ढंग से उनका नाम उनमें हाँ, जुड़वाया है। अब देखिए टोटल आप देखिए लगभग 8 करोड़ के आसपास वोटर हैं बिहार में, और 98% के आसपास लोगों का रिवीजन हो गया, और उसमें 8% के आसपास जो वोटर हैं उसमें या तो मृत पाए गए या शिफ्ट हो गए, और तीसरी जो कैटेगरी है वो उन्होंने कहा जिनके पास जो कि बाहर से आए हुए हैं, तो इस तरीके से जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है। अब इसमें एक बहुत बड़ी चर्चा ये चली कि आधार है, एपिक है, कि इसको भी आप कंसीडर कीजिए। तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कह दिया अपने ऑफिसर्स को कि आप उसको भी कर लीजिए, तो वो मुद्दा भी ख़त्म हो गया। अब दूसरा एक मुद्दा ये बचता है कि वो कहते हैं कि गलत लोगों के नाम कर, भाई जो मर गए हैं वो थोड़ी ना वोट कर सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो गलत लोगों के नाम काट दिए। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, जिनके 3 जगह वोट थे, उनके नाम काट दिए, तो वो भी गलत नहीं है। तो जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो अगर कोई विदेशी नागरिक आके वोट करना चाहता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो वो तो नहीं अलाउड होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो विपक्ष के नेता का जो बयान आया एलओपी का, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अब जैसा कि कोर्ट ने भी माना है कि भाई जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स, 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें गिनाए गए हैं, वो कोई भी फर्जी बनवा सकता है, इंक्लूडिंग ईपीआईसी और आधार वगैरह। और ऐसा हुआ है कि जो रोहिंग्याज के पास में, बांग्लादेशियों के पास में ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जबकि आप ये देखिए कि जो परमानेंट रेजिडेंट हैं यहाँ के, उनके पास जितने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उतने इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये क्या होता है कि जहाँ पर क्रिमिनल इंटेंट इन्वॉल्व होती है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। वहाँ पर थरो इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के और दूसरे जो मीन्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनको अप्लाई करके आप ये देखिए कि इसने डॉक्यूमेंट्स कैसे हासिल किए, इसकी कितनी जनरेशन से ये यहाँ पे रह रहा है, और इसका पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है। तो ये थरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। सिर्फ वो बात ये उन डॉक्यूमेंट्स की नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो वैलिड है, और इन डॉक्यूमेंट्स को वो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। मान रहा है इलेक्शन कमीशन। हाँ, ठीक बात। तो सर एक बात है कि ये तो बड़ा सुरक्षा के लिए भी घातक चीज़ हुई। अगर आप देखिए तो ऑल ओवर इंडिया जिस समय अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या पाकिस्तान का एक अटैक हुआ था, तो उस समय हम ये कह दिया गया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो यहाँ से जाएं। तो पाया गया कि बहुत सारे नागरिक रह रहे हैं लगातार काफ़ी समय से, जैसे इंडियन बनकर। हाँ। तो ये सुरक्षा के लिए भी बड़ा घातक है। तो क्या इसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, ये बाद में फिल्टर आउट करके जो लोग रह जाएंगे उनको कुछ इस तरीके का भी एक्शन होगा कि जो इंडियन नहीं है उनको वापस उनके देश भेजा जाए? निश्चित रूप से। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये तो एक इन लोगों को बहाना मिल गया है कि ये खुद से डरे हुए हैं। जो सिचुएशन है भाई देखिए, उनका इंटेंट ये नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि
क्या को रिपोर्ट फ्रेंचाइज करना। कर दें। उनका इंटेंट यही है कि आप वैलिड वोटर हैं कि नहीं है उस पर्टिकुलर जगह के लिए। उनका ये नहीं है कि भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, आप भारतीय हाँ नागरिक हैं कि नहीं है, आप खुद फंस रहे हो उसमें। हाँ तो जब आप फंस रहे हो तो इसको इलेक्शन कमीशन का दोष हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जो बिहार से बंगाल जा चुके बॉम्बे होंगे, चले गए और महाराष्ट्र सब जगह, चले हाँ। गए, गुजरात चले गए, और वहां पे उन्होंने अपना आईडी कार्ड बनवा लिया, तो यहाँ पे उनका वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसमें आलोक जी सबसे आश्चर्य की बात तो मुझे ये लग रही है कि साउथ के स्टेट्स वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक और जो चीज थी कि जब डिलिमिटेशन होने वाला था कि जो हर 10 साल हाँ के बाद में होना चाहिए, तो उन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था कि भाई हमने अपने यहाँ बड़ी स्ट्रिक्टली वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, और जो अपना जनसंख्या जो हमारा सेंसस है वो हम कायदे से करते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। नॉर्थ में इन स्टेट्स की बहुत बढ़ रही है। अब जो नॉर्थ में बढ़ रही है, जब सेंसस होता है या इस तरह से के लिस्ट का रिवीजन होता है, तो आप ये देखिए कि एक आदमी 3-3 जगह काउंट हो रहा है, 4-4 जगह काउंट हो रहा है। तो आप ये बताइए, तो ये इनको लॉस नहीं हो रहा है भाई? तमिलनाडु के एक जमाने में 41 सीटें थी, 39 रह गई। फर्दर अगर रिवीजन होगा और कम हो जाएंगी, अगर सेंसस के आधार पर किया जाएगा, और सेंसस का आधार यही रहा अगर, और इलेक्टोरल रोल का यही आधार रहा, तो वहां पे तो न जाने कितनी सीटें, नई सीटें क्रिएट हो जाएंगी बिहार और एमपीएस उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो ये इनके नाम तो लिस्ट में से पर्ज होने ही होने हैं। नहीं देखिए, उसमें तो मुझे तो ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये जो मुद्दा जो इन्होंने मानसून सेशन में बनाया हुआ है, ये एक सोची समझी रणनीति है। और मुझे ये लगता है जो सत्ताधारी पक्ष है वो भी इससे खुश रहती है, कहती कि आप करिए, उधम करिए, जो हमारा बिजनेस है वो लास्ट के 2 दिन हम कर लेंगे, तब तक आप अपनी पॉलिटिक्स चमका लीजिए। क्योंकि इनको ये पता लग गया है कि इस सब चीज़ों से जो जनता है उस पर और गलत प्रभाव जाता है, बढ़िया प्रभाव नहीं जाता है। आप ये अब देखिए आप ये देखिए जी कि जब क्वेश्चन आवर होता है, हाँ, तो कितने ब्यूरोक्रेट्स वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिशियल गैलरी में होते हैं, हम्म, और सबके जो हवाइयाँ उतरी हुई होती हैं। हम्म, जब 11 बजे का टाइम लोकसभा में, 12 बजे का टाइम राज्यसभा में होता है, तो उनकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं कि भाई मेंबर्स पता नहीं कौन सा क्या सप्लीमेंट्री पूछ लें, यस, जो उस समय वो उनका एम्बेरस न हो जाए उनके मंत्री। और वही जैसे ही हाउस अनटाइमली एडजॉर्न हुआ, इतने खुश होकर के निकलते हैं। हाँ, तो लंच और इसमें करेंगे। लॉस किसका है? लॉस तो अपोजिशन वालों का है। हाँ, वो जो टाइम किल कर रहे हैं, वो अपना टाइम किल कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो खुश है, ठीक है। लेकिन एक सर मुझे ये भी लगता है कि अब उनके पास मुद्दे भी नहीं बचे हैं। आप देखिए कि जो गरीबी का मुद्दा था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबको राशन दिया, घर दे रहे हैं और क्या क्या नई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। गरीबों के अकाउंट्स में कुछ पैसे भी जा रहे हैं, महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो इस तरीके से पर्कुलेशन ऑफ मनी हो रही है, तो वो मुद्दा अब बचा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हाँ, तो अब मुझे ये जो लग रहा है कि क्योंकि विपक्ष खुद मुद्दों से बचना चाहता है, इसलिए शोर शराबा वाली राजनीति करते हैं, ऊधम मचाते हैं और उसके बाद सेशन को चलने नहीं देते हैं। अब इनके पास जो मुद्दे भी होते हैं, आप ये देखिए, वो जो आपने सही कहा कि ये मुद्दे जो ला रहे हैं वो भी उधार के मुद्दे हैं, अपने मुद्दे नहीं है। हाँ अभी ट्रम्प ने कुछ कहा, हाँ, आप अरे एकदम ट्रम्प को एग्री कर लिया। अरे कि बिल्कुल उसने ठीक कहा कि हाँ, इकोनॉमी इंडिया की मृतप्राय हो चुकी। भैया मृतप्राय हो चुकी, चौथे नंबर पे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई? जो आम आदमी, आप ये देखिए, जो फैसिलिटीज और जो चीजें एंजॉय कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जैसे सड़कें बनी, हाईवे बने, प्लांट्स, तमाम पावर प्लांट्स लगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ी है देश में, और जो दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ,
स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बनी, तो ये कहाँ से हो रहा है अगर तो विकास नहीं है? तो आज हमने बात की श्री महेश तिवारी जी से कि जो इंटेंसिव इस रिव्यू हो रहा है हमारा इलेक्टोरल रोल का, तो उसमें जितनी बातें ये विपक्ष कह रहा है, अगर आप देखिए तो जहाँ तक जो लोग मर चुके हैं तो उनके वोट नहीं होने चाहिए, जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनके भी वोट नहीं होने चाहिए, और ये भी पाया गया है कि इलेक्टोरल रोल में किसी किसी वोटर के 4-4 जगह वोट हैं, तो उनका भी एक जगह वोट होना चाहिए। आजकल डिजिटल एज है, पहले जैसी स्थिति तो थी नहीं, तो इन सब के होने के कारण जो विदेशी लोग हैं उनका भी वोट नहीं, तो ये चारों ही ठीक हैं चीज़ें, और इसको मॉनिटर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे समय पर ये कहना कि हम इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे, ये एक सड़क के गुड्डे जैसी बात हो रही है, जो कि हमारी प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है। हाँ, जनता सब कुछ देखती है, वो हर चीज़ समझती भी है, और वो इन सब चीज़ों को पसंद भी नहीं करती है, जैसा कि अभी हमें वोटिंग पैटर्न से देखने को मिला है। तो सर, मुझे लगता है कि ये जो रिव्यू है ये बहुत अच्छी तरीके से होगा। और एक चीज आलोक जी और ये बात कर रहे हैं, हाँ, कि कई जगह ये उसमें आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कई जगह क्या था कि कुछ लोग 1000-1200 वोट से हारे हैं, तो ये समझते हैं कि ये जो वोट अगर कम हो गया तो जो 1000-1200 से जीते थे वो हार जाएंगे, ये इनके दिमाग में वो है। हाँ, मतलब लगभग आप ये समझे 30% सीटें ऐसी थी हाँ, जिसमें 1000 से लेकर 3000 तक वोटों का फर्क था। हाँ, अब ऐसी स्थिति में इनको डर ये लग रहा है हाँ, कि कहीं बहुत बुरी स्थिति ना हो जाए। इनको महाराष्ट्र से भी यही लग रहा है। हाँ, लेकिन देखिए, अब प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जो राजनीति है वो आपको अच्छी राजनीति करनी चाहिए, आपको जनता के बीच अपना अच्छा संदेश लेकर जाना चाहिए, और जनता जिसको चाहेगी उसे चुनेगी। अगर आप लड़ झगड़ कर कर इस तरीके से ऊधम मचाकर जीतना चाहें तो वो तो स्वीकार नहीं हो सकता है। तो मुझे ये लगता है अच्छा रिव्यू होगा, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में रिव्यू होगा, और बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।